हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यूपी पीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, और अपना स्कोर भी आप कमेंट में बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। दिया गया है यहाँ पे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों, दाता का यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है। तो जिन शब्दों के लास्ट में ता आता है उनका जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लास्ट में क्या कर देंगे? त्री। ठीक है, जैसे कि नेता का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा? नेत्री। अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री। अभिनेत्री हो जाएगा अभिनेता का। और इसके अलावा जो है कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्ता का हो जाएगा कर्त्री। और ज्ञाता का क्या हो जाएगा? तो ज्ञाता का हो जाएगा ज्ञात्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाता का हो जाएगा दात्री। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब आपको दिया गया हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले आता है संस्कृत। संस्कृत जो है, उसके बाद संस्कृत से पाली, और फिर प्राकृत, और फिर जो है अपभ्रंश, और फिर जो है हिंदी। तो ये जो है सही उपक्रम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश ये तो बाद में आएगा, हिंदी ये सबसे बाद में आएगा, प्राकृत तो सबसे पहले आएगा, पाली यहाँ पे संस्कृत नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो पाली हो जाएगा। पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम बात करते हैं शब्दों की, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। एक आपका हो जाता है तत्सम। तत्सम जिसमें जो शब्द लिए गए हैं हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके अलावा जो है हो जाता है तद्भव। तो तद्भव जो है ये संस्कृत से लिए गए हैं हिंदी भाषा में, लेकिन रूप बदल करके लिए गए हैं, ज्यों के त्यों नहीं लिए गए। और इसके अलावा देशज शब्द और विदेशज। तो विदेशज शब्द जो है वो होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, चाहे वो फारसी से लिए गए हों, या जो है पुर्तगाली से लिए गए हो, या अंग्रेजी से। और देशज शब्द कौन से हो जाएंगे? देशज वह शब्द होंगे जिनका सोर्स नहीं पता चलता है, मतलब वो स्थानीय भाषा में आ गए हैं, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ से लिए गए हैं। ना वो तत्सम होते हैं, ना तद्भव, ना ही विदेशज होते हैं, तो वो हो जाते हैं देशज। जैसे कि लोटा, तो इसका जो है पता नहीं चलता ये कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये देशज हो जाएगा, देसी शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विदेशी शब्द कौन सा होगा? निवास। निवास जो है ये हो जाएगा तत्सम। महल, महल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है भवन, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी प्रासाद, तो प्रसाद एक होता है, प्रसाद मतलब होता है कृपा, और यहाँ प्रसाद दिए गए हैं, तो प्रासाद मतलब होता है भवन या महल। तो ये भी संस्कृत का शब्द है, तो ये भी विदेशी नहीं है। और घर की बात करते हैं तो ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? तो घर का तत्सम हो जाता है गृह। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा महल। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अव्यय को क्या कहा जाता है। अव्यय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अव्यय, अव्यय मतलब जो व्यय न हो, यानी कि जिसमें कोई फर्क न पड़ता हो, वो जैसा का तैसा रहता हो हमेशा। तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको कहते हैं अव्यय। और इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे कि जहाँ, अभी ये जहाँ शब्द है किसी भी लिंग के साथ आएगा वो जहाँ ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, या जो है तेज,
या बहुत, अधिक, हमेशा, ये सब क्या है, ये सब अव्यय शब्द हैं, या इनको अविकारी शब्द कह सकते हैं। तो अव्यय को हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से संवृत स्वर कौन है। तो दोस्तों मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। एक तो हो जाता है आपका संवृत। संवृत, तो संवृत में जो है मुख लगभग बंद होता है, मुंह लगभग बंद होता है, तो इसमें जो है आ जाता है आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ई। यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा और बड़ी ई। तो ये 4 हो जाते हैं संवृत। इनको आप बोल करके देखिए तो मुंह जो है एकदम ना के बराबर खुलता है, ठीक है, लगभग बंद रहता है। और फिर इसके बाद आता है अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में क्या होता है, इसमें संवृत की अपेक्षा थोड़ा सा खुलता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें आ जाता है ए और ओ, ठीक है। इनको आप बोल करके देखेंगे तो संवृत से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलेगा आपका। और फिर उसके बाद आता है विवृत। विवृत मतलब इसमें मुख सर्वाधिक खुलता है, सबसे ज़्यादा खुलता है इसमें। और इसमें आ जाता है केवल एक आएगा आ। तो इसमें आप बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा मुंह खोलना पड़ता है आपको आ बोलने के लिए। और उसके अलावा जो है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, लेकिन अर्ध संवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से आ जाते हैं, आ, ए और औ, और एक जो है आगत स्वर आ जाएगा औ, जो ऑफ वाला औ होता है, ठीक है। तो ये अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पे संवृत स्वर कौन हो जाएगा, संवृत स्वर में आ, सॉरी ऊ और बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। तो यहाँ पे ई, बड़ी ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ओ जो है ये आपका अर्ध संवृत होगा, और अ जो है ये अर्ध विवृत होगा, और यहाँ आ दिया गया है, ये आ है, तो आ जो है अर्ध विवृत हो जाएगा ये भी। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। दिया गया है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। तो दोस्तों रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, इसमें कौन सा काल है, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल हो जाएगा, जहाँ पे आया, गया, गया, पढ़ा, लिखा, या ता था, ती थी, ते थे, मतलब जाता था, पढ़ता था, ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सीता बाजार जाती होगी, जाती होगी, तो ये है संदिग्ध वर्तमान। जहाँ पे संदेह होता है वहाँ पे होता है संदिग्ध, और ये वर्तमान काल में है, सीता बाजार जाती होगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पे हो जाएगा। या जा रही होगी होता तब भी, सीता बाजार जा रही होगी, वहाँ भी संदिग्ध वर्तमान होगा। वो कोलकाता जाता है, तो जहाँ पे ता है, ती है, ते है, ये सब आएंगे, वहाँ पे होगा सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान हो जाएगा, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। वर्षा हो रही थी, तो जहाँ पे रहा था, रहे थे और रही थी, ये सब आएगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है, और सामान्य वर्तमान है आपका तीसरे ऑप्शन में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, तो सिधार गया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिधार गया तो जो है डेथ हो जाती है, उसके लिए कहते हैं स्वर्गलोक सिधार गया, ऐसा कुछ। मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, तो ये सही होगा, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। मोहन सुबह ही पटना को चला गया, तो यहाँ को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, तो यहाँ पे ये भी नहीं सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वाच्य, वाच्य जिसको कह सकते हैं वाइस, जैसे इंग्लिश में होता है एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस, उसी तरह से वाच्य होता है हिंदी में। और हिंदी में जो है 3 तरह के वाच्य होते हैं। एक होता है आपका कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। और कर्मवाच्य,
इसमें कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य इसमें भाव प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो अगर हम बात करते हैं कर्तवाच्य की, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया, इसमें जो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में जो है, कर्मवाच्य की बात करते हैं तो इसमें केवल सकर्मक क्रिया आती है, केवल सकर्मक क्रिया। और भाववाच्य की बात करते हैं तो इसमें केवल अकर्मक क्रिया आती है, केवल अकर्मक। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है केवल कर्मक होता है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों हरिगीत का छंद की बात करते हैं। हरिगीत का छंद ये जो है एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद होता है और इसमें जो है 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। हर चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16वीं और 12वीं मात्रा पर, इन मात्राओं पर यति किसको कहते हैं? जो छंद पढ़ते समय विराम लिया जाता है, थोड़ा सा रुका जाता है, उसको यति कहते हैं। तो 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 28 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ लड़का ये क्या है? संज्ञा, और शालीन उसकी विशेषता बतला रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो होते हैं विशेषण। अब ये विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक है, परिणाम नहीं परिमाणवाचक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक है या गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण की बात करते हैं तो दोस्तों विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। एक तो आपका हो जाता है परिमाणवाचक, जिसमें जो है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों इसमें होते हैं। और संख्यावाचक पे भी इसी तरह से निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। और गुणवाचक विशेषण और इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पे शालीन जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इसका अर्थ होता है कि थोड़ी सी सहायता अगर किसी की कर दी जाए तो और अधिक की लालसा करने लगता है और अधिक की इच्छा करने लगता है। कि हम लोग आम भाषा में इसको ज़्यादातर ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि किसी को उंगली पकड़ाया तो वो हाथ पकड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि उसका मन बढ़ जाता है। थोड़ी सी सहायता मिलने पर और अधिक की इच्छा होता है, यानी कि उसका मन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, मन बढ़ना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची यहाँ पे राजीव दिए गए हैं, तो राजीव कमल का पर्यायवाची होता है। नलिन भी होता है, उत्पल भी होता है। रसाल यहाँ पे नहीं होता है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कमल के कुछ पर्यायवाची आप नोट कर लीजिए। पदम, अरविंद और सतदल कमल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सरसिज और पुष्कर और पुंडरीक और इसके अलावा जो है इंदिवर और इसके अलावा तामरस, कोकनद, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो ज़्यादातर नहीं पता होते हैं। बाकी जो है नीरज, अंबुज, ये सब सबको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो दोस्तों यहाँ पे हर रोज में हो जाएगा अव्ययी भाव।
अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसमें जो है शुरुआत में आपको यथा मिल सकता है देखने को, या बे मिल सकता है, या जो है बा मिल सकता है, या आ मिल सकता है, या भर मिल सकता है, या प्रति, या हर, ये सब शब्द आपको शुरुआत में देखने को मिलते हैं। या जो है शब्द का रेपिटेशन होता है, जैसे कि रातों रात, रातों रात में अगर पूछ लिया जाए कौन सा समास होगा तो अव्ययी भाव, या दिनों दिन, या जो है लाल लाल, लाल लाल, हरा हरा, पीला पीला, ये सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो वाच्य मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं हिंदी भाषा में, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, मतलब जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है और इसमें ज़्यादातर जो है असमर्थता प्रकट किया जाता है, जैसे कि राम से चला नहीं जाता, वहाँ पे होगा भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार आती है। अब यहाँ पे दिया गया राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब यहाँ जो क्रिया आई है जाती है, ये आई है किताब के अनुसार। ठीक है, किताब क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार आई। अब यहाँ पे राजन हो या सीता हो, हमेशा जो है पढ़ी जाती है कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि राजन किताब पढ़ता है तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ता है, पढ़ता है, ये जो है जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार आई। अगर यहीं पे सीता किताब पढ़ती है कहा जाएगा तो पढ़ती है आएगा, और किसके अनुसार आएगा, सीता के अनुसार, तो वहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। लेकिन यहाँ पे किताब, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किताब जो है स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार क्रिया आई। अब यहाँ पे कुछ भी हो, सीता हो या वह हो, प्लूरल हो, तब भी जो है पढ़ी जाती है, यही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य बताना है, लोग खुलकर हंस रहे थे, तो यहाँ पे जो है लोग, लोग के अनुसार यहाँ पे क्रिया आई है रहे थे, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्ता के अनुसार आई है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, तो कर्ता कौन है यहाँ पे, तुलसी। ठीक है, और रामचरितमानस ग्रंथ ये है कर्म, और यहाँ पे जो क्रिया आई है लिखा गया ये कर्म के अनुसार आई है। रामचरितमानस ग्रंथ ये जो है पुल्लिंग है, रामचरितमानस तो इसके अनुसार आई है। अगर यहाँ पे मान लीजिए गीता होती, गीता पुस्तक, तो गीता वेद व्यास के द्वारा लिखी गई ऐसा कहा जाता। ठीक है, तो कर्म के अनुसार जब क्रिया आएगी तो वहाँ पे कर्म प्रधान होगा और वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पे रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। वृद्ध आराम से नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे भी कर्तवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। बैठ नहीं सकता ये जो है वृद्ध के अनुसार आया है, वृद्ध जो कि यहाँ पे कर्ता है। और सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाता, तो यहाँ पे भाव की प्रधानता है, तो यहाँ पे जो है भाववाच्य हो जाएगा। जहाँ पे असमर्थता प्रकट होगी वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सर्वनाम की, सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, निजवाचक, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, और इसके अलावा 5वां हो सकता है प्रश्नवाचक, और 6वां हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, यह है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं और इनसे बने हुए जो सर्वनाम होते हैं वो। मध्यम पुरुष में तू आ सकता है, तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह, यह, वह, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए हम, ये कौन सा
पुरुषवाचक है तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो दोस्तों ये उक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या निराला या महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर रहेगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कि इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में ये रचना करी थी और उसी से ये उक्ति ली गई है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे निराला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, व्यष्टि का विलोम शब्द है। तो दोस्तों व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्राची। तो प्राची जो है ये विलोम होता है किसका? प्रतीचि का। प्राची का अर्थ क्या होता है? प्राची का अर्थ होता है पूरब और प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। ठीक है, तो प्राची का विलोम हो जाएगा प्रतीचि। समष्टि का होता है व्यष्टि, तो व्यष्टि का जो है समष्टि हो जाएगा और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सृष्टि का जो है क्या होगा विलोम? प्रलय हो जाएगा। व्यक्ति का क्या हो सकता है? व्यक्ति का हो सकता है समाज। व्यक्ति अकेला होता है, समाज में कई लोग होते हैं, मतलब पूरा समाज होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की जो है जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, एक तो आपका हो जाता है बुंदेली और कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली और हरियाणवी। ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो यहाँ पे कन्नौजी और ब्रज भाषा और बुंदेली ये पश्चिमी की है। बघेली ये जो है ये पूर्वी हिंदी की है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके अलावा जो है बघेली के अलावा छत्तीसगढ़ी और अवधी ये भी पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाती है, बोली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बघेली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं अलिंद। अलिंद किसका पर्यायवाची होता है? तो अलिंद होता है भौरे का। अली भी होता है भौरे का और अलिंद भी होता है। अलिनी दिया गया है तो अली होता है भौरे का, भ्रमर का, और अलिनी हो जाएगा भ्रमरी का। अनिल होता है वायु का पर्यायवाची और अनल होता है आग का पर्यायवाची। तो यहाँ पे अनिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा वायु के पर्यायवाची जो है समीर हो जाता है और वात हो जाता है, मारुत, प्रवात, और इसके अलावा पवमान, प्रभंजन और स्पर्शन। ये जो है कुछ वायु के पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सीता नहीं पढ़ती है भाववाच्य है या कर्मवाच्य या कृतवाच्य? तो यहाँ पे जो है जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? सीता के अनुसार, कर्ता के अनुसार है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस? तो यहाँ पे जो है श्रृंगार रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधुर्य गुण ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रौद्र रस का तो इसका होता है क्रोध, और वीर रस का उत्साह, और शांत रस का निर्वेद। ये जो है स्थायी भाव हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्वंद्व या द्विगु? यहाँ पे द्वंद्व जो है इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो ये जो है ये वाला फॉन्ट ले नहीं पाता है, तो इस कारण से इस तरह से लिख करके आता है इसमें। ठीक है, द्विगु भी आपका इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है सही तरीका ये होता है द्विगु समास या बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घ बाहु की बात करते हैं। दीर्घ बाहु का समास विग्रह करेंगे तो होगा दीर्घ मतलब लंबी, दीर्घ है भुजाएं जिसकी, लंबी है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु।
तो भगवान विष्णु को कहते हैं दीर्घबाहु। तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। तो दोस्तों नौका, जिसको नाव कहते हैं, नाव का पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा। गिरिजा, गिरिजा किसका पर्यायवाची होता है, पार्वती का। अर्कजा, अर्कजा की बात करते हैं तो ये जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। निम्नगा, निम्नगा होता है, यहाँ पे निमनगा लिखा गया है तो ये इसकी सही स्पेलिंग नहीं है, निम्नगा। ये जो है नदी का पर्यायवाची होता है। और पोत हो जाएगा नाव का पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है नाव के पर्यायवाची हो सकते हैं तरिणी और तटी और पतंग, और इसके अलावा वन वाहन, वन वाहन और डोंगी, ये नाव के कुछ पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ये मेरी किताब है, इस वाक्य में यह शब्द का सर्वनाम प्रकार क्या है। यह जो है यहाँ पे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों सर्वनाम के मैंने बताया था 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका जो है आ जाता है क्या, कौन, कैसे, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक जो किसी संज्ञा के बारे में निश्चय कर देते हैं, मतलब निश्चित कर देते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, तो किताब के बारे में ये निश्चित कर रहा है कि यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक में आपका वो हो या ये आ जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में तो ये जो है दो बातों के बीच में संबंध बताते हैं, तो उसको कहते हैं संबंधवाचक। इसमें जो है जो, सो, ये सब आ जाता है। जिसकी, उसकी, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है वो जाएगा, इस तरह का। तो जिसकी, उसकी, जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। निजवाचक में तो जिससे स्वयं का बोध प्रकट होता है, जैसे कि आप, वो अपने आप चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगा, निजवाचक, या स्वयं या खुद, ये सब निश्चयवाचक में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन निश्चयवाचक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों जो है कोई, कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है बताना है। निजवाचक है, तो निजवाचक में मैंने आपको बताया था खुद या स्वयं ये सब आते हैं, तो ये नहीं होगा। संबंधवाचक में जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सब आते हैं, ये भी नहीं होगा। अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में जो है आ जाता है आपका कोई या कुछ या बहुत, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में ये और वो आ जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। पूर्वकालिक, अकर्मक, अनेकार्थक या सकर्मक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो जाएगा अकर्मक। अकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो अकर्मक क्रिया में जो है जब क्रिया के पहले आप क्या या किसे लगा करके प्रश्न करें, अगर कोई उत्तर ना मिले तो वहाँ पे होती है अकर्मक क्रिया। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं सीता क्या सोई है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सीता किसे सोई है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यहीं पे ऐसा वाक्य होता, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, तो अगर मैं यहाँ पे खेलता है जो क्रिया है इसके पहले क्या लगा देता हूँ, राम क्या खेलता है, तो राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। राम मोहन को पैसे देता है, तो राम क्या देता है, पैसे देता है। राम किसे पैसे देता है, मोहन को देता है। तो क्या या किसे से अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अगर क्या या किसे से सही उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो होगी अकर्मक। तो यहाँ पे जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सीता सोई है तो अकर्मक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। तेजी से काम करने से वो जल्दी निपट जाता है, ये भी नहीं होगा। स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, ये भी नहीं होगा। कर्मठ व्यक्ति यानी जो कर्मशील व्यक्ति होता है उसके लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं।
तो दोस्तों अव्यय की बात करते हैं। अव्यय जो है इनके चार भेद होते हैं। एक होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, तीन यहाँ पे दिए गए हैं, और चौथा होता है क्रिया विशेषण अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय जो है जैसे कि हो जाता है सामने जो संबंध प्रकट करते हैं, पीछे या साथ। समुच्चय बोधक अव्यय में तो ऐसे अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने का कार्य करते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कि और, या तथा, या नहीं तो, या लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो है जैसे कि अरे, तो विस्मय वाले जो होते हैं वो हो जाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे, छी या अजी, ये सब जो है हो जाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण वह हो जाते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जैसे कि राम तेज दौड़ता है, तो राम कैसे दौड़ता है, क्रिया है दौड़ता है, और कैसे दौड़ता है तो उसकी विशेषता बतला रहा है तेज, तो तेज, धीरे, ये सब हो जाएंगे क्रिया विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अल्प प्राण वर्णों की संख्या की, तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला और इसके अलावा जो है तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है अल्प प्राण। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसके अलावा सभी स्वर री को छोड़कर, और इसके अलावा एक उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ड़ा और ढ़ा, तो उसमें से एक जो है ड़ा, ये हो जाता है अल्प। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाप्राण की, वो भी मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ। महाप्राण, तो ये कितने हो जाते हैं महाप्राण, तो जितने भी सम वर्ण होते हैं, मतलब जो किसी भी वर्ग के सम वाले होते हैं, यहाँ पे ये विषम वाले हो गए, एक, तीन और पाँच, और सम वर्ण वाले यानी कि दूसरे और चौथे, सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। ठीक है। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों सा होते हैं और हा, और इसके अलावा एक उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा आपका ढ़ा। तो ये सभी क्या है महाप्राण। तो यहाँ पे जो है अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हर वर्ग के तीन वर्ण। और कितने वर्ग हैं टोटल, 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, तो 5 या 15 ये हो गए। ठीक है, 15, और ये अंतस्थ हो जाएंगे 4, 15 + 4 19, और सभी स्वर री को छोड़ करके, तो री को छोड़ करके जो है कितने स्वर हो जाएंगे 10, और एक उत्क्षिप्त रा हो जाएगा। ठीक है। तो 15 4 19 और 10 29, और एक यहाँ पे जो है रा है, तो 20 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए 30। और महाप्राण में आप देखेंगे तो समवर्ण यानी कि दूसरा और चौथा, तो हर वर्ग में 2 समवर्ण होते हैं, और 5 वर्ग हैं, तो 10 हो जाएंगे ये, 5 दूनी 10, और 10 4 14, और एक ढ़ा हो जाएगा तो 15। ठीक है। तो महाप्राण अगर पूछा जाए तो 15 होते हैं, और अल्पप्राण 30 होते हैं, तो यहाँ पे 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तैरने की इच्छा के लिए जो है कौन सा हो जाएगा, तितीर्षा हो जाएगा इसका। तितीर्षा मतलब तैरने की इच्छा। चिकीर्षा मतलब क्या होता है, चिकीर्षा मतलब होता है कुछ काम करने की इच्छा, कुछ काम करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकीर्षा कहते हैं। और अगला है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। और बुभुक्षा मतलब होता है खाने की इच्छा, जिसको कहते हैं भूख।
ठीक है, भूख हो जाएगा। और इसके अलावा जो है पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, पीने की इच्छा, तो हो जाता है पिपासा, पिपासा। और जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। जूता, जूता जो है ये देशज शब्द हो जाएगा। सूरज जो है तद्भव हो जाएगा, जिसका तत्सम होता है सूर्य, तो ये तद्भव है। घर, ये भी तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है, गृह। और मनुष्य यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये तत्सम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। काम में मन नहीं लगना, लगाना, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, काम में मन नहीं लगाना। फिर अगला है ज़्यादा समय में कम काम करना, यही इसका राइट आंसर होगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस यानी कि ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी दूर ही जाना, तो ये नहीं होगा। चलने में कमजोरी महसूस करना, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आएगा, तो वहाँ पे होगा अपूर्ण वर्तमान, यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। सामान्य वर्तमान में क्या होता है, ता है, ती है आते हैं। अगर होता पक्षी उड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता सामान्य वर्तमान। संदिग्ध में क्या होता है, ता होगा या रहा होगा, ये सब आता है। जैसे कि पक्षी उड़ रहे होंगे तो वो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो यहाँ पे दिया गया है बेइज्जत। बेइज्जत जो है ये बे उपसर्ग है इसमें, तो बे जो है ये उर्दू भाषा का उपसर्ग होता है। अपवाद, तो यहाँ पे अप जो उपसर्ग होता है ये संस्कृत और हिंदी का होता है, तो अपवाद हो गया, ये हिंदी संस्कृत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अप उपसर्ग से जैसे अपमान हो जाता है, या जो है अपव्यय हो जाता है, या अपहरण हो जाता है। बे से बेइज्जत हो गया, बेअदब हो सकता है, बेरहम हो सकता है, बेचारा हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल उपसर्ग जो होता है ये भी उर्दू का होता है। और ना उपसर्ग भी उर्दू का होता है, तो यहाँ पे तीनों उर्दू के हैं। ठीक है, ना से और कौन हो सकता है, नादान, नापसंद, नाराज, नालायक, ये सब जो है उर्दू के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं हैं। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। तो मगधी जो अपभ्रंश है इससे बिहारी भाषाएं निकली हैं, बिहारी भाषाएं निकली हैं। कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों बिहारी भाषाएं में आपका हो जाता है मगही, और इसके अलावा भोजपुरी और मैथिली। और सौर सेनी से जो है पश्चिमी हिंदी की भाषाएं निकली हैं। पश्चिमी हिंदी की भाषाएं मैंने आपको बताया था, कन्नौजी और बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज, और इसके अलावा जो है हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, हरियाणवी को जो है बांगरू कहा जाता है। तो ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो जाती हैं। अर्धमागधी की बात करते हैं तो इससे जो है पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आ जाती है अवधी, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी और एक है बघेली। तो खड़ी बोली की बात करते हैं, खड़ी बोली जो है ये आपका हो जाता है सौरसेनी अपभ्रंश का, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय जो कि बाद में लगता है, तो लुटेरा में यहाँ पे जो है एरा प्रत्यय हो जाएगा।
ठीक है। लूटना या लूट हम कह सकते हैं, लूट जो है मूल धातु है और इसमें जो है एरा प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है लुटेरा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो दोस्तों जो ना जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी मतलब तो जो जानता हो, जिसके पास ज्ञान हो। अज्ञेय मतलब क्या होता है, जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके उसको कहते हैं अज्ञेय। और अज्ञानी क्या होता है, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो। अज्ञ जो होता है वो नहीं जानता है, किसी कोई एक पर्टिकुलर विषय हो सकता है उसके बारे में हो सकता है ना जानता हो, लेकिन अज्ञानी जो है वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अज्ञ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों मोर का पर्यायवाची जो है यहाँ पे सिक्की, कलापी, केकी, ये तीनों जो है मोर के पर्यायवाची हैं। तमचूक यहाँ पे ये मुर्गा का पर्यायवाची होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो है मोर के पर्यायवाची आप लिख सकते हैं नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय और मेह प्रिय, मेह प्रिय, सिखावल, सिखावल और सारंग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। तो राजभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा का प्रावधान है भाग 17 में, भाग 17 अनुच्छेद 343। और हिंदी को राजभाषा जो है कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे फिलहाल तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण आपको बता रहे हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये होता है अघोष। ठीक है, और इसके अलावा जो है तीनों सा होते हैं, तीनों सा जो है अघोष होते हैं। और इसके अलावा एक आगत व्यंजन, आगत व्यंजन फा। ठीक है, यहाँ पे नुक्ता लगा रहता है, तो ये जो है अघोष है। बाकी इसके अलावा जो है घोष की अगर हम बात करते हैं, घोष या जिनको सघोष भी कहते हैं, तो ये जो है पहला दूसरा तो अघोष हो गया। इसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष होता है। और इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर और हा। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं, या, रा, ला और वा, ये चार अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और इसके अलावा उच्छिप्त व्यंजन दोनों, दोनों उच्छिप्त व्यंजन ड़ा और ढा। और एक जो है आगत व्यंजन हो जाएगा जा। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा वर्ण अघोष है, डा, झा, चा। तो अघोष होता है पहला और दूसरा, तो चा जो है पहला है, बाकी जो है चा, छा, जा ये तीसरा होता है, और झा जो है चौथा होता है, ये तीसरा हो जाएगा। और डा, डा होता है तीसरा, तो ये भी जो है घोष हो जाएगा। तो अघोष यहाँ पे चा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य बताना है। दिया गया है श्याम पुस्तक पढ़ेगा, तो यहाँ पे जो है पढ़ेगा या जो क्रिया है कर्ता के अनुसार है, श्याम के अनुसार, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। और श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। और श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अब यहाँ पे जो क्रिया आई है पढ़ी गई, ये पुस्तक के अनुसार आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पुस्तक क्या है, कर्म, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पे ने आया है इसलिए यहाँ पे पढ़ी आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका अगर हम टेंस चेंज कर दें, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इस वजह से यहाँ पे पढ़ी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ने लगाना पड़ रहा है। अगर इसको जो है प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो श्याम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे ही तो कहेंगे, तो यानी कि जो है ये भी कर्तृवाच्य है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर आएगा? तीसरा ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम होता है? ऋणी का विलोम बताना है। वो ऋणी होता है उत्ऋणी या कृतज्ञ या अऋणी? तो ऋणी का विलोम होता है उऋणी। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? कौन सा समास है यहाँ पे बताइए? द्विगु, द्वंद्व या बेभाव या कर्मधारय? तो दोस्तों धर्माधर्म, इसको जो है यहाँ पे संधि कर दी गई है, इसको अलग करेंगे तो धर्म अधर्म हो जाएगा। तो इनकी संधि कर देते हैं, दीर्घ संधि हो जाती है तो धर्माधर्म हो जाता है। तो धर्म अधर्म यानी कि धर्म और अधर्म। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, धर्म और अधर्म, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, रोटी दाल, रोटी और दाल, तो ये सब क्या हो जाते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सुधन इच्छा, तो ये नहीं होगा, शुभ धन इच्छा। शुभ धन इच्छा हो जाएगा, शुभ धन इच्छा क्या हो जाएगा? शुभेच्छा। कौन सी संधि है यहाँ पे बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि हो जाएगी। ज़्यादातर जो है गुण संधि कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। सिंगल मात्रा मतलब जहाँ पे होता है वहाँ पे गुण संधि होती है, और जहाँ पे डबल मात्रा ए की या अ की मात्रा होती है वहाँ पे होता है वृद्धि संधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शुभेच्छा का हो जाएगा शुभ धन इच्छा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति निपुण में कौन सा समास है? तो इसका जो है समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो यहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष होगा? तो ये कौन से कारक की विभक्ति है? अधिकरण। तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा नीति निपुण में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? व्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परमेश्वर की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र हो जाएगा क्रिया विशेषण। और ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताना है। तो दोस्तों क्रिया विशेषण जो है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, और वो चारों यहाँ पे दिए गए हैं, परिमाणवाचक, रीतवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। तो यहाँ पे सर्वत्र मतलब हर जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों नवीन में बताइए कौन सा प्रत्यय है? तो नव जो है शब्द है, इसमें लगाते हैं ईन, तो ये बन जाता है नवीन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लगाएंगे रंग में, रंग में ईन प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है रंगीन। नमक में ईन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? नमकीन। और शौक में अगर आप ईन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा शौकीन। तो ये ईन प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं। तो यहाँ पे नवीन में कौन सा प्रत्यय है? ईन प्रत्यय है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कन्नड़, नेपाली, मिजो, सिंधी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 थी। और कैसे कैसे जोड़ी गई हैं वो आप याद रखेंगे। तो 21वां जो है संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में। और इसके द्वारा जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संशोधन के द्वारा। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था? 1992 में। और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक याद रखेंगे, नेपाली, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी, और का से हो जाएगा कोंकणी। और फिर जो है 2003
2003 में जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 92वां। और इसके द्वारा जो है आप याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। यहाँ पे एम से हो जाएगा मैथिली, और एस से हो जाएगा संथाली, और डी से डोगरी, और बी से बोडो। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा मिजो। एक बार 22 भाषाएं जो हैं टोटल, इनको देख लीजिएगा कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो सिंधी और नेपाली, ये कन्नड़, ये तीनों हैं, मिजो भाषा नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।